अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, उर्दू ग्रामर की क्लासेस भी शुरू हो गई है आप सबके लिए, और अब तक 3 सेट भी आप लोगों को मैंने हल करवाया है। और ज़रूरी है कि आप लोग के पास वक्त बहुत कम है, तैयारी के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं, कंटेंट्स हैं, लेकिन वक्त कम है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उर्दू अदब से रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए पेश करने की कोशिश की है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चाहे 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें, दोनों के लिए उतना ही यूजफुल है ये वीडियो। और अगर आपने JTET की वैकेंसी में JTET के लिए अप्लाई किया है और आपने उर्दू सब्जेक्ट का चूज़ किया है, उर्दू सब्जेक्ट को रखा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। उर्दू गज़ल और इसका इर्तका। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उर्दू गज़ल आखिर किसको कहते हैं, इसका जो इर्तका हुई इसकी, ये कहाँ से हुई, इसमें मतला क्या है, मक्ता क्या है, हम काफ़िया और हम रदीफ़ क्या है, काफ़िया रदीफ़ किसको कहते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो मुकम्मल गज़ल के फ़न से रिलेटेड ये वीडियो है। आइए बिना किसी की देरी के शुरू करते हैं। उर्दू गज़ल और इसका इर्तका। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें इसके लग़वी मानी से क़ता नज़र यानी महबूब और हुस्न व इश्क़ के ज़िक्र के अलावा तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, इख़लाक़ियात और दीगर समाजी पहलुओं पर मुश्तमिल मज़ामीन भी शामिल होते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि गज़ल, लफ्ज़ गज़ल कहाँ से आई। लफ्ज़ गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये याद रखेंगे, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है गज़ल। और गज़ल के लग़वी मानी क्या होते हैं? तो गज़ल के लग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल के लग़वी मानी, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और गज़ल की लग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। अगर इसको आप जिस तरह से इस्तेमाल में किया जाता है तो इस तरह से देखेंगे तो महबूब से बातें करना या महबूब की बातें करना गज़ल के लग़वी मानी में से आ जाएंगे। लेकिन आज जो गज़ल जिस शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, वो लग़वी मानी से क़ता नज़र यानी महबूब और हुस्न व इश्क़। गज़ल की जो शुरुआत हुई औरतों की बातों से, औरतों से बात करने से, महबूब की बात की जाती थी इसमें, तो हुस्न इश्क़ की बात भी की जाएगी। जब महबूब का नाम आया तो हुस्न व इश्क़ कहाँ पीछे, तो हुस्न व इश्क़ की भी बात की जाती, वहीं से शुरुआत हुई इनकी। लेकिन आज के दौर में इनकी शक्ल वसी हो गया है। उन्होंने पहले छोड़ नहीं दिया पहले को, बल्कि इनका शक्ल वसी हो गया है। लग़वी मानी के क़त्ल नज़र यानी महबूब और हुस्न व इश्क़ के ज़िक्र के अलावा तसव्वुफ़ भी बयान होता है, इसमें फ़लसफ़ा भी बयान होता है, इख़लाक़ियात भी बयान होता है और दीगर समाजी पहलुओं पर भी मुश्तमिल मज़ामीन शामिल किए जाते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गज़ल का जो पहला शेर होता है, ये भी हम लोग देखेंगे, गज़ल का जो पहला शेर होता है वो क्या होता है? हम काफ़िया होता है और हमरदी भी होता है, जिसे मतला कहा जाता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहा जाता है? मतला। और किसी गज़ल में अगर पहला शेर भी मतला है और दूसरा शेर भी हम काफ़िया हो जाए तो वो भी मतला बन जाता है। तो जब मतला के बाद फिर मतला आता है तो उसे क्या कहते हैं? हुस्ने मतला। उसे क्या कहते हैं? हुस्ने मतला या मतले सानी। और गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो मतला को अच्छी तरह समझ लीजिए और मक्ता को भी अच्छी तरह समझ लीजिए। मतला गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और अगर फिर से मतला आ जाए तो उसको हुस्ने मतला कहेंगे। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे मक्ता कहेंगे।
جیسے تخلص کیا ہوا، جیسے مرزا اسد اللہ خان، اس میں کیا غالب ہم لوگ لگاتے ہیں، غالب ہی زیادہ ہم لوگ بول چال کی بھاشا میں بولتے ہیں، تو غالب یہ کیا ہے ان کا تخلص ہے جو شاعر اپنے غزل کے آخری شعر میں پیش کرتا ہے۔ تو اب مطلع کی بات ہو گئی، حسن مطلع کسے کہیں گے؟ مطلع کے بعد جو مطلع آ جائے اسے حسن مطلع کہیں گے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہے، اور مقطع کیا ہے؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ اب قافیہ اور ردیف، اس کو آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ اب جیسے اس شعر کو دیکھیے کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ یہاں پر حباب آیا ہے اور سراب آیا ہے، یہ دونوں حباب اور شراب ان کی آواز کی ادائیگی ایک جیسی ہے۔ رائمنگ ورڈ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کیا ہے؟ رائمنگ ورڈ۔ تو یہ حباب اور سراب یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ ان کا وزن بھی ایک ہی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں گے کہ قافیہ جو استعمال ہوتا ہے اس کا وزن ایک ہوتا ہے۔ اب ہم ردیف کیا ہو گیا؟ یہاں پر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دیکھیں گے اس میں کی سی ہے پہلے مصرے میں بھی آیا ہے، اور دوسرے مصرے میں، شعر کے دوسرے مصرے میں بھی آیا ہے کی سی، یہ ہے ہم ردیف۔ اس کو کیا بولیں گے؟ ردیف، ہم ردیف۔ کسی ہے، کسی ہے، یہ سیم رہے گا اور آخر میں آئے گا۔ ردیف کے معنی ہی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، ردیف کے معنی پیچھے آنے والا، یہ بالکل سیم ورڈ رہے گا اور آخر میں آئے گا۔ اور حباب اور سراب کیا ہوا؟ قافیہ ہوا۔ تو قافیہ بھی آپ نے سمجھ لیا، ردیف بھی سمجھ لیا، مقطع کس کو کہیں گے، مطلع کس کو کہیں گے، تخلص کس کو کہیں گے، یہ بھی آپ جان گئے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ہماری اردو شاعری فارسی کی پیروی میں پروان چڑھی۔ ہم لوگ ابھی دیکھے کہ جو غزل ہے یہ ایک عربی لفظ ہے، غزل ایک عربی ورڈ ہے جس کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ اب غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ تو اردو شاعری میں غزل جو ہے، اگر یہ کوشچن آپ کو رہے کہ اردو شاعری میں غزل کہاں سے آئی، تو اردو شاعری میں غزل فارسی سے آئی۔ بالکل کلیئر بات یاد رکھیں گے کہ اردو شاعری میں غزل فارسی سے آئی، لیکن ان کی پیدائش فارسی کی نہیں ہے، ان کی پیدائش عربی سے ہوئی۔ ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ عربی سے ہوئی۔ عربی میں کہاں سے؟ قصیدے سے۔ قصیدہ آپ جانتے ہیں ایک فن ہے، تو قصیدے سے، قصیدے کا ایک جزو ہے تشبیب۔ کیا ہے؟ تشبیب، اور تشبیب سے ہی غزل کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ بات یہاں، یہ کوشچن بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ غزل کی پیدائش کس سے ہوئی؟ قصیدے سے ہوئی، اور قصیدے کے کس جزو سے؟ تشبیب سے۔ لیکن یہ کوشچن پوچھا جائے کہ اردو شاعری میں غزل کہاں سے آئی، تو اردو شاعری میں غزل فارسی سے آئی، ڈائریکٹ عربی سے نہیں آئی۔ بعد میں چل کر غزل شاعری کے ایک الگ صنف بن گئی، اور آج اس صنف میں اس قدر تنوع پیدا ہو گیا کہ اس میں ہر قسم کے مضامین پیش کیے جانے لگے ہیں۔ غزل میں جذبہ و احساس، زندگی کے نشیب و فراز، معاشرتی تغیرات اور کائنات کی رنگا رنگی، ان سب کی آئینہ سامانی ہوتی ہے۔ سارے مضامین اب بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کہنے والے کا طریقہ نظم نگار سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نظم میں تخلیقی تجربات مفصل بیان ہوتے ہیں، جبکہ غزل میں تجربات اجمالی طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کے اشعار کی تفصیلات قاری کے قوت تخیل پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ غزل کے جو اشعار پڑھتے ہیں، یہاں پر ہاں ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا کہ جیسے آپ مطلع ہو گیا، مقطع ہو گیا۔ مطلع کس کو کہیں گے؟ غزل کا پہلا شعر۔ اور مقطع کس کو کہیں گے؟ غزل کا آخری شعر۔ مطلع ثانی یا حسن مطلع بھی آپ جان گئے ہیں، مطلع پہلا مطلع کے بعد اگر دوسرا مطلع بھی آ جائے تو حسن مطلع کہیں گے۔ اور مقطع کس کو کہیں گے؟ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے تو اس کو مقطع کہیں گے۔ اب جو بات ہے کہ مطلع اور مقطع، مطلع اور مقطع کے علاوہ جو
अशार हैं गज़ल में उसको क्या कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेशतर अगर देखें तो कंटेंट्स में भी नहीं रहता है, बहुत कम जगह ये लिखा रहता है। तो इसको कहते हैं फ़र्द। क्या कहते हैं? फ़र्द। मतला और मक्ता के बाद जो शेर बच जाए गज़ल में वो क्या कहलाते हैं? फ़र्द कहलाते हैं। चलिए आइए, ये क्वेश्चन ज़हन में आ गया तो बता दिया मैंने। आइए आगे देखते हैं। गज़ल के अशार की तफसीलात कारी के क़ुव्वत तख़य्युल। अब गज़ल आप पढ़ते हैं तो शेर जब पढ़ते हैं तो आपका तख़य्युल, इमेजिन कहाँ तक जा सकता है उस पर डिपेंड है। इस तरह गज़ल का हर शेर किसी ना किसी मफ़हूम का एक तासुर पेश करता है, यानी अपने महदूद दायरे में गज़ल का शेर एक मुख्तसर तरीन नज़्म बन जाता है। एक गज़ल गो जो कुछ भी कहता है उसे अपने मन की दुनिया में डूब कर कहता है। बेसबाती के मुख्तलिफ पहलुओं पर गज़ल गोइयों ने जिस रंग व आहंग और दिल गुदाजी से रोशनी डाली है, नज़म में इसकी मिसाल शायद उबायद ही मिले। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। यहाँ मैंने आपको ये भी समझाया था, काफिया, हुबाब, शराब और रदीफ किसी है। इसको डिटेल्स में बता चुका हूँ। आइए आगे देखते हैं। गज़ल के उसलूब में मुंतशर हक़ाइक़ को जामियत व तरन्नुम के साथ दिल की गहराइयों में उतार देने की सलाहियत होती है और यहीं से गज़ल और नज़्म का फ़र्क नुमाया हो जाता है। बकौल राम बाबू सक्सेना, उर्दू में पहली गज़ल अमीर खुसरो ने कही। राम बाबू सक्सेना के अकॉर्डिंग देखें तो उर्दू में पहली गज़ल किसने कही? अमीर खुसरो ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि उर्दू में पहली गज़ल किसने कही? अमीर खुसरो ने कही। खुसरो के कलाम में भी अहद का तहजीबी शऊर जलवागर नज़र आता है, मगर खुसरो ने खालिस उर्दू गज़लें नहीं कही बल्कि फ़ारसी अशार कहे जिनमें हिंदी की कसरत थी। बहरहाल खुसरो से लेकर कुली कुतुब शाह तक उर्दू शायरी का तश्कीली दौर है, मतलब वो इब्तिदाई दौर है। हकीकत तो ये है गज़ल को एक सिन्फ़ की हैसियत से वली ने मुस्तहकम किया, लेकिन गज़ल को एक सिन्फ़ की हैसियत से किसने मुस्तहकम किया? वली ने। शुरुआत किसने की? अमीर खुसरो ने, जिसमें वली के अहद के समाजी तकाज़ों को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। वली की इम्तियाज़ी खुसूसियत का जायज़ा लेते हुए डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं, उर्दू गज़ल को न सिर्फ ये एतबार मुज़ामिन वसी किया बल्कि इसमें से नए अंदाज भी पैदा किए। नए अंदाज फ़ारसी और हिंदी के मुतवाज़न आमेजिश का नतीजा है। वली के गज़लों में इसीलिए एक शीरनी और हलावत का एहसास होता है। सादगी के बावजूद प्रकारी नज़र आती है, सफाई और साफ गोई का पता चलता है। शगुफ्तगी और शादाबी के अनासिर दिखाई देते हैं और इनमें से मिलकर वो दो चार हुआ अंदाज़ वजूद में आता है जिसको गज़ल की रवायत में बड़ी नुमाया हैसियत हासिल है। इसने उर्दू गज़ल को एक नया आहंग दिया, एक नई लय अता की, एक नए लहजा से आशना किया। इस नए आहंग और नई लय और नए लहजे और नई आवाज़ ने उर्दू गज़ल को नई ज़िंदगी बख्शी और इसमें नया खून दौड़ाया। फ्रेंड्स, अब जो हम लोग गज़ल से मुतल्लिक चंद अहम क्वेश्चन जो बन सकते हैं उससे रिलेटेड भी देख लेते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गज़ल के मानी सुख्न यार गुफ्तन के हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी औरतों से बातें करने के हैं। इश्क व मोहब्बत गज़ल के खमीर में दाखिल हैं, लेकिन गज़ल सिर्फ मोहब्बत के मौज़ूआत तक ही महदूद नहीं है। गज़ल मौज़ूआत तक ही महदूद नहीं है, इसका दायरा बहुत वसी है। समाजी और सियासी मसाइल, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तर्जुमानी मौजूद है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और उसे मतला कहा जाता है। पहले बता दिया, मतला के बाद आने वाले को उसने मतला कहा जाता है। आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, मक्ता कहते हैं। मतला और मक्ता के अलावा जो बाकी अशार हैं वो फ़र्द कहलाते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। सबसे अच्छे शेर को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? बैतुल गज़ल कहा जाता है। फ़र्द किसको कहा जाता है ये भी आपने देख लिया, बैतुल गज़ल किसको कहा जाता है ये भी देख लिया, मतला मक्ता ये भी देख लिया आपने।
हम काफिया हम रदीफ भी देख लिया। गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर और औज़ान में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और किसी एक मफ़हूम का तासुर पैदा करता है, जबकि नज़्म में क्या होता है कि पूरी नज़्म एक ही तासुर और एक ही मानी पैदा करता है। एजाज़ व इख्तिसार गज़ल की खुसूसियात है। गज़ल के अवलिन नुकुस हमें खुसरो के कलाम मिलते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। गज़ल के मुतल्लिक अगर चंद हम कौल देखें तो गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है। आल अहमद सुरूर का है ये। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है। गज़ल नकाबपोश आर्ट और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, आल अहमद सुरूर का है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है। कलीमुद्दीन अहमद साहब का ये कोटेशन बहुत पूछा जाता है कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है। गज़ल बे वक्त की रागनी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का कौल है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खान का ये कौल है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, मतलब शायरी से अलग हटकर है, ये फ़िराक़ गोरखपुरी साहब का कौल है। गज़ल इंतहाओं का सिलसिला, ये भी फ़िराक़ गोरखपुरी साहब का कौल है। और गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, ये भी फ़िराक़ गोरखपुरी साहब का कौल है। तो फ्रेंड्स, गज़ल से जो मुतल्लिक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारा मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है और इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। ये वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया आपने। पूरा जेटेट का सारा कंटेंट, सारा मटेरियल्स यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।